नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक अज्ञेय जी की एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी जयदोल। एक ऐसी कथा जिसमें कला, भावना और जीवन की गहराइयां एक साथ झलकती हैं, जहां हर शब्द एक प्रतीक है और हर भावना अपने अर्थ खोजती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जयदोल की उस अनोखी दुनिया में जहां मौन भी बोलता है और समय खुद एक कहानी बन जाता है। लेफ्टिनेंट सागर ने अपना कीचड़ से सना चमड़े का दस्ताना उतारकर ट्रक के दरवाजे पर पटकते हुए कहा, गुरुंग तुम गाड़ी के साथ ठहरो, हम कुछ बंदोबस्त करेगा। गुरुंग सड़क से जूतों की एड़ियां चटकाकर बोला, ठीक है साहब। सांझ हो रही थी। 3 दिन मूसलाधार बारिश के कारण नवगांव में रुके रहने के बाद दोपहर को थोड़ी देर के लिए आकाश खुला तो लेफ्टिनेंट सागर ने और देर करना ठीक न समझा। ठीक क्या न समझा, आगे जाने के लिए वह इतना उतावला हो रहा था कि उसने लोगों की चेतावनी को अनावश्यक सावधानी माना और यह सोचकर कि वह कम से कम शिवसागर तो जा ही रहेगा रात तक, वह चल पड़ा था। जोरहाट पहुंचने तक शाम हो गई थी, पर उसे शिवसागर के मंदिर देखने का इतना चाव था कि वह रुका नहीं, जल्दी से चाय पीकर आगे चल पड़ा। रात जोरहाट में रहे तो सवेरे चलकर सीधे डिब्रूगढ़ जाना होगा। रात शिवसागर में रहकर सवेरे वह मंदिर और ताल को देख सकेगा। शिवसागर, रुद्रसागर, जय सागर कैसे सुंदर नाम हैं। सागर कहलाते हैं, बड़े बड़े ताल होंगे और प्रत्येक के किनारे पर बना मंदिर कितना सुंदर दिखता होगा। असमिया लोग हैं भी बड़े साफ सुथरे, उनके गांव इतने स्वच्छ होते हैं, तो मंदिरों का क्या कहना। शिवदोल, रुद्रदोल कहना कैसी सुंदर कविकल्पना है। सचमुच जब ताल के जल में मंद मंद हवा से सिहरती चांदनी में मंदिर की कुहासे सी परछाई डोलती होगी, तब मंदिर सचमुच सुंदर हिंडोले सा दिखता होगा। इसी उत्साह को लिए वह बढ़ता जा रहा था। 30-35 मील का क्या है, घंटे भर की बात है। लेकिन 7-1 मील बाकी थे कि गाड़ी कच्ची सड़क के कीचड़ में फंस गई। पहले तो स्टीयरिंग ऐसा मक्खन सा नरम चला मानो गाड़ी नहीं नाव की पतावार हो और नाव बड़े से भंवर में हिचकोले खाती झूम रहो हो। फिर लेफ्टिनेंट के संभालते संभालते गाड़ी धीमी होकर रुक गई। यद्यपि पहियों के घूमते रहकर कीचड़ उछालने की आवाज आती रही। इसके लिए साधारणतया तैयार होकर ही ट्रक चलते थे, परंतु बेलचा निकाला गया। कीचड़ साफ करने की कोशिश हुई, लेकिन कीचड़ गहरा और पतला था, बेलचे का नहीं पंप का काम था। फिर टायरों को लोहे की जंजीरें चढ़ाई गईं। पहिए घूमने पर कहीं पकड़ने को कुछ मिले तो गाड़ी आगे ठिलंगर चलने की कोशिश पर लीक गहरी कटती गई और ट्रक धंसता गया। यहाँ तक कि नीचे का गियर बक्स भी कीचड़ में डूबने को हो गया। मानो इतना काफी न हो, तभी इंजन ने 2-4 बार फट फटर का शब्द किया और चुप हो गया। फिर स्टार्ट ही न हुआ। अंधेरे में गुरुंग का मुंह नहीं दिखता था और लेफ्टिनेंट ने मन ही मन संतोष किया कि गुरुंग को उसका मुंह नहीं दिखता होगा। गुरुंग गोरखा था और फौजी गोरखों की भाषा कम से कम भावना की दृष्टि से गूंगी होती है, मगर आंखें या चेहरे की झुर्रियां सब समय गूंगी नहीं होती। और इस समय अगर उनमें लेफ्टिनेंट साहब की भावुक उतावली पर विनोद का आभास भी दिख गया तो दोनों में मूक वैमनस्य की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तभी सागर ने दस्ताने फेंककर कहा, हम बंदोबस्त करेगा, और पिच कीचड़ में जमा कर बूट रखता हुआ आगे चढ़ चला। कहने को तो उसने कह दिया, पर वह बंदोबस्त करेगा क्या रात में। बादल फिर घिरने लगे। शिवसागर मील है तो दूसरे सागर भी 3-4 मील तो होंगे, और क्या जाने कोई बस्ती भी होगी कि नहीं। और जयसागर तो बड़े बीहड़ मैदान के बीच में है। उसने पढ़ा था कि उस मैदान के बीच में ही रानी जयमती को यंत्रणा दी गई थी कि वह अपने पति का पता बता दे। 5 लाख आदमी उसे देखने इकट्ठे हुए थे और कई दिनों तक रानी को सारी जनता के सामने सताया और अपमानित किया गया था। एक बात हो सकती है कि पैदल ही शिवसागर चला जाए, उस पर कीचड़ में पिच 7 मील।
उसी में भोर हो जाएगी, फिर तुरंत गाड़ी के लिए वापस जाना पड़ेगा, फिर नहीं, वह बेकार है। दूसरी सूरत, रात गाड़ी में ही सोया जा सकता है। पर गुरुंग, वह भूखा ही होगा। कच्ची रसद तो होगी, पर बनाएगा कैसे? सागर ने तो गहरा नाश्ता किया था, उसके पास बिस्कुट वगैरह भी है। पर अफसरी का बड़ा कायदा है कि अपने मातहत को कम से कम खाना तो ठीक खिलाए। शायद आसपास कोई गांव हो। कीचड़ में कुछ पता न लगता था कि सड़क कितनी है और अगल बगल का मैदान कितना। पहले तो 2-4 पेड़ किनारे किनारे थे, पर अब वह भी नहीं। दोनों ओर सपाट सूना मैदान था और दूर के पेड़ भी ऐसे धुंधले हो गए थे कि भ्रम हो कहीं चश्मे पर नमी की ही करामात तो नहीं है। अब रास्ता जानने का एक ही तरीका था, जहां कीचड़ कम गहरा हो वही सड़क इधर उधर हटते ही पिंडलियां तक पानी में डूब जाती थीं और तब वह फिर धीरे धीरे पैर से टटोलकर मध्य में आ जाता था। यह क्या है? हाँ, पुलसा है, यह रेलिंग है। मगर 2 पुल हैं समकोण बनाते हुए। क्या 2 रास्ते हैं? कौन सा पकड़े? एक कुछ ऊंचा जमीन की ओर जाता जान पड़ता था। ऊंचे पर कीचड़ कम होगा, इस बात का ही आकर्षण काफी था। फिर ऊंचाई पर से शायद कुछ दिख भी जाए। सागर उधर ही चल पड़ा। पुल के पार ही सड़क एक ऊंची उठी हुई पटरी सी बन गई। तनिक आगे इसमें कई मोड़ से आए, फिर जैसे धान खेत में कहीं कहीं कई एक छोटे छोटे खेत एक साथ पड़ने पर उनकी मेड़ मानो एक साथ कई ओर जाती जान पड़ती है, इसी तरह वह पटरी भी कई ओर को जाती सी जान पड़ी। सागर मानो एक बिंदु पर खड़ा है, जहां से कई रास्ते हैं, प्रत्येक के दोनों ओर जल। मानो अथाह समुद्र में पटरियां बिछा दी गई हों। सागर ने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। शून्य। उसने फिर आंखों की कोरें कसकर झांक कर देखा। बादलों की रेखा में एक कुछ अधिक घनी सी रेखा उसे दिखी। बादल ऐसा समकोण नहीं हो सकता। नहीं, यह इमारत है। सागर उसी ओर को बढ़ने लगा। रोशनी नहीं दिखती, पर शायद भीतर कोई हो। पर ज्यों-ज्यों वह निकट जाता गया, उसकी आशा धुंधली पड़ता गई। यह असमिया घर नहीं हो सकता, इतने बड़े घर अब कहाँ हैं? फिर यहाँ जहाँ बांस और फूस के बासे ही हो सकते हैं, रींट के घर नहीं। अरे यह तो कोई बड़ी इमारत है, क्या हो सकती है? मानो उसके प्रश्न के उत्तर में ही सहसा आकाश में कुछ फीका पड़ा और सहसा धुंधला सा चाँद भी झलक गया। उसके अधूरे प्रकाश में सागर ने देखा एक बड़ी सी ऊपर से चपटी सी इमारत, यानी 2 मंजिली बारादरी। बरामदे से, जिसमें कई एक बार मेहराबें, एक के बीच से मानो आकाश झांक दिया। सागर ठिठक कर क्षण भर उसे देखता रहा। सहसा उसके भीतर कुछ जागा, जिसने इमारत को पहचान लिया। यह तो अहोम राजाओं का क्रीड़ा भवन, क्या नाम है? रंगमहल नहीं, हवामहल नहीं, ठीक याद नहीं आता, पर यह बड़े पठार के किनारे पर है, जिसमें जयमती। एकाएक हवा सनसना उठी। आसपास के पानी में जहां तहां नरसल के झोंक थे, झुककर फुसफुसा उठे, जैसे राजा के आने पर भृत्यों सेवकों में एक सिरहन दौड़ जाए। एकाएक यह लक्ष्य करके कि चाँद फिर छिपा जा रहा है। सागर ने घूमकर चिन्ह लेना चाहा कि ट्रक किधर कितनी दूर है, पर वह अभी यह भी तय नहीं कर सकता था कि कहाँ क्षितिज है, जिसके नीचे पठार है, और ऊपर आकाश या मेघाली की चाँद छिप गया। और अगर उसने खूब अच्छी तरह पहचान न रखा होता, तो रंगमहल या हवामहल भी खो जाता। महल में छत होगी, वहाँ सूखा होगा, वहाँ आग भी जल सकती है, शायद बिस्तर लाकर सोया भी जा सकता है। ट्रक से तो यही अच्छा रहेगा, गाड़ी को तो कोई खतरा नहीं। सागर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रंगमहल बहुत बड़ा हो गया था। उसकी कुर्सी ही उतनी ऊंची थी कि असमिया घर उसकी ओट में छिप जाए। पक्के फर्श पर पैर पड़ते ही सागर ने अनुमान किया 30-35 सीढ़ियां होंगी। सीढ़ियां चढ़कर वह असली ड्योढ़ी तक पहुंचेगा।
ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा चीख उठी। कई मेहराबों से मानो उसने गुर्रा कर कहा, कौन हो तुम, इतनी रात गए मेरा एकांत भंग करने वाले। विरोध के फुटकार का यह थपेड़ा इतना सच्चा था कि सागर मानो फुसफुसा ही उठा। मैं सागर आसरा ढूंढता हूँ रैन बसेरा। पोपले मुंह का बूढ़ा जैसे खिखिया कर हंसे, वैसे ही हवा हंस उठी। ही खी है। यह हवा महल अहोम राजा का लीला सागर, अहोम राजा का व्यसनी विलासी छहों इंद्रियों से जीवन की लिसडी बोटी से छहों रसों को चूसकर उसे झझोड़कर फेंक देने वाले नृशंस लीला पिशाचों का यहाँ आसरा, यहाँ बसेरा। ही खी है। सीढ़ियों की चोटी से मेहराबों के तले खड़े सागर ने नीचे और बाहर की ओर देखा। शून्य महाशून्य बादलों से, बादलों में बसी नमी और ज्वाला से प्लवन, वज्र और बिजली से भरा हुआ शून्य। क्या उसी की गुर्राहट हवा में है, या कि नीचे फैले नंगे पठार की, जिसके नितंबों पर दिन भर सड़सड़ पानी के कोड़ों की बौछार पड़ती रही है। उसी पठार का आक्रोश, सिसकन, रिरियाहट, इसी जगह, इसी मेहराब के नीचे खड़े कभी अधनंगे अहोम राजा ने अपने गठीले शरीर को दर्प से अकड़ाकर सितार की खूंटी की तरह उमेटकर, बाएं हाथ के अंगूठे को कमरबंद में अटकाकर सीढ़ियों पर खड़े क्षतशरीर राजकुमारों को देखा होगा, जैसे कोई साढ़ खसिया बैलों के झुंड को देखे। फिर दाहिने हाथ की तर्जनी को उठाकर दाहिने भ्रू को तनिकसा कुंचित करके संकेत से आदेश किया होगा कि यंत्रणा को और कड़ी होने दो। लेफ्टिनेंट सागर की टांगे मानो शिथिल हो गईं। वह सीढ़ी पर बैठ गया, पैर उसने नीचे को लटका दिए, पीठ मेहराब के निचले हिस्से से टेक दी। उसका शरीर थक गया था दिन भर स्टीयरिंग पर बैठे बैठे, और 250 मील तक कीचड़ की सड़क से बनी लीकों पर आंखें जमाए रहने से आंखें भी ऐसे चुनचुना रही थीं मानो उनमें बहुत बारीक पिसी हुई रेत डाल दी गई हो। आंखें बंद भी वह करना चाहे और बंद करने में क्लेश भी हो, वह आंख खुली रखकर ही किसी तरह पीठ को समेट ले या बंद करके देखता रह सके। अहोम राजा चुलिकफा। राजा में ईश्वर का अंश होता है। ऐसे अंधविश्वास पालने वाले अहोम जाति के लिए यह मानना स्वाभाविक ही था कि राजकुल का अक्षत शरीर व्यक्ति ही राजा हो सकता है। जिसके शरीर में कोई क्षत है, उसमें देवत्व का अंश कैसे रह सकता है? देवत्व और क्षुण नहीं, ईश्वरत्व अक्षुण ही होता है और राजा शरीर अक्षत। अहो परंपरा के अनुसार कुलघात के सेतु से पार होकर चूलिकाफा भी राज सिंहासन पर पहुंचा, लेकिन वह सेतु सदा के लिए खुला रहे, इसके लिए उसने एक अत्यंत नृशंस उपाय सोचा। अक्षत शरीर राजकुमार ही राजा हो सकते हैं, अतः सारे अक्षत शरीर राजकुमार उसके प्रतिस्पर्धी और संभाव्य घातक हो सकते हैं। उनके निराकरण का उपाय यह है कि सबका एक एक कान या छिगुनी कटवा ली जाए, हत्या भी न करनी पड़े, मार्ग के रोड़े भी हट जाएं, लाठी न टूटे, सांप भी मरे नहीं पर उसके विषदंत उखड़ जाए। क्षत्रशरीर कनकटे या छिगुनिकटे राजकुमार राजा हो ही नहीं सकेंगे, तब उन्हें राजघात का लोभ भी न सताएगा। चूलिकफा ने सेनापति को बुलाकर गुप्त आज्ञा दी कि रात में चुपचाप राजकुल के प्रत्येक व्यक्ति के कान या छिगुनी काटकर प्रातःकाल दरबार में राजचरणों में अर्पित किए जाएं, और प्रातःकाल वहीं रंगमहल की सीढ़ियों पर उसके चरणों में यह विभत्स उपहार चढ़ाया गया होगा। और उसने उसी दर्पभरी अवज्ञा में होंठों की तारसी तनी पतली रेखा को तनिक मेणसी देकर शब्द किया होगा, हूँ, और रक्तस ने थाल को पैर से तनिक सा ठुकरा दिया होगा, चूलिकफा निष्ठकंटक राजा। लेकिन नहीं, यह तीरसा कैसा साल गया। एक राजकुमार भाग गया, अक्षत। लेफ्टिनेंट सागर मानो चूलिकफा के चीत्कार को स्पष्ट सुन सका। अक्षत भाग गया। वहां सामने लेफ्टिनेंट ने फिर आंखों को कसकर बादलों की दरार को भेदने की कोशिश की। वहां सामने कहीं नगा पर्वत श्रेणी है। वनवासी वीर नगा जातियों से अहोम राजाओं की कभी नहीं बनी, वे अपने पर्वतों के नंगे राजा थे। ये अपनी समतल भूमि के कौशे पहनकर भी अधनंगे रहने वाले महाराजा। पीढ़ियों के युद्ध के बाद दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं बांध ली थीं और कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं करता था। केवल सीमा प्रदेश पर पड़ने वाली नमक की झीलों के लिए युद्ध होता था।
क्योंकि नमक दोनों को ही चाहिए था। पर अहोम राजद्रोही नगा जातियों के सरदार के पास आश्रय पाए असह्य है। असह्य। हवा ने साय करके दाद दी। असह्य। मानो चुलिकफा के विवश क्रोध की लंबी सांस सागर की देह को छू गई। यहीं खड़े होकर उसने वह सांस खींची होगी, उसे मेहराब ही की रिंट में तो उसके सुलगते वायुकण बसे होंगे, लेकिन जाएगा कहाँ? उसकी वधू तो वह जानेगी उसका पति कहाँ है, उसे जानना होगा। जयमती अहोम राज्य की अद्वितीय सुंदरी, जनता की लाडली होने दो। चुलिकफा राजा है, वह शत्रुविहीन निष्कंटक राज्य करना चाहता है। जयमती को पति का पता देना होगा, उसे पकड़वाना होगा। चुलिकफा उसका प्राण नहीं चाहता, केवल एक कान चाहता है, या एक छिगुनी, चाहे बाएं हाथ की भी छिगुनी। क्यों नहीं बताएगी जयमती? वह प्रजा है, प्रजा की हड्डी बोटी पर भी राजा का अधिकार है। बहुत ही छोटे एक क्षण के लिए चाँद झलक गया। सागर ने देखा, सामने खुला आकारहीन, दिशाहीन, मानातीत निरा विस्तार, जिसमें नरसलों की सायसाय, हवा का असंख्य कराहटों के साथ रोना, उसे घेरे हुए मेहराबों की क्रुद्ध सांसों की सी फुफकार। चांद फिर छिप गया और पानी की नई बौछार के साथ सागर ने आंखें बंद कर ली। असंख्य सहमी हुई कराहें और पानी की मार ऐसे जैसे नंगे चूपड़ों पर सेदिया प्रांत के लचीले बेंतों की सड़ाक। सदिया अर्थात शव दिया। कब किसका शव वहाँ मिलता था याद नहीं आता, पर था शव जरूर। किसका शव? नहीं, जयमती का नहीं। वह तो उन 5 लाख बेबस देखने वालों के सामने एक लकड़ी के मंच पर खड़ी है, अपनी ही अस्पृश्य लज्जा में, अभेद्य मौन में, अटूट संकल्प और दुर्दमनीय स्पर्धा में लिपटी हुई। 7 दिन की भूखी प्यासी, घास और रक्त की कीच से लथपथ, लेकिन शेषनाग के माथे में ठुकी हुई कीलों की भांति अडिग, आकाश को छूने वाली प्रतिहर्षिखासी निष्कंप। लेकिन यह क्या? सागर तिलमिलाकर उठ बैठा। मानो अंधेरे में भुथीसी दीख पड़ने वाली वह लाखों की भीड़ भी कांपकर फिर जड़ हो गई। जयमती के गले से एक बड़ी तीखी करुण चीख निकलकर भारी वायुमंडल को भेद गई, जैसे किसी थुलथुल कछुए के पेट को मछेरे की बर्छी। सागर ने बड़े जोर से मुट्ठियां भींच ली। क्या जयमती टूट गई? नहीं, यह नहीं हो सकता। नरसलों की तरह बिना रीढ़ के गिरती पड़ती इस लाख जनता के बीच वही तो देवदारुसी तनी खड़ी है, मानवता की ज्योतिषलाका। सहसा उसके पीछे से एक दृप्त, रूखी, अवज्ञाभरी हंसी से पीतल की तरह झंझनाते स्वर ने कहा, मैं राजा हूँ। सागर ने चौंक कर मुड़कर देखा। सुनहला रेशमी वस्त्र, रेशमी उत्तरीय, सोने की कंठी और बड़े बड़े अनगढ़ पन्नों की माला पहने अधनंगा एक व्यक्ति उसकी ओर ऐसी दयाभरी अवज्ञा से देख रहा था, जैसे कोई राह किनारे के कृमिकीट को देखे। उसका सुगठित शरीर, छेनी से तराशी हुई चिकनी मांसपेशियां, दरपस्फीत नासाए तेल सी चमक रही थी। आँखों की कोर में लाली थी जो अपनी अलग बात कहती थी। मैं मद भी हो सकती हूँ, गर्व भी, विलासलुरुपता भी और निरी नृशंस नररक्त पिपासा भी। सागर टुकुर टुकुर देखता रह गया, न उठ सका न हिल सका। वह व्यक्ति फिर बोला, जयमती हूँ। जयमती अंगूठे और तर्जनी की चुटकी बनाकर उसने झटक दी, मानो हाथ का मैल कोई मसलकर फेंक दे। बिना क्रिया के भी वाक्य सार्थक होता है, कम से कम राजा का वाक्य। सागर ने कहना चाहा, नृशंस, राक्षस, लेकिन उसकी आंखों की लाली में एक बाध्य करने वाली प्रेरणा थी। सागर ने उसकी दृष्टि का अनुसारण करते हुए देखा, जयमती सचमुच लड़खड़ा गई थी। चीखने के बाद उसका शरीर ढीला होकर लटक गया था। कोड़ों की मार रुक गई थी। जनता सांस रोके सुन रही थी। सागर ने भी सांस रोक ली। तब मानो स्तब्धता में उसे अधिक स्पष्ट दिखने लगा। जयमती के सामने एक नया बाका खड़ा था। सिर पर कलगी, गले में लकड़ी के मुंडों की माला, मुंह पर रंग की व्याघ्रोपम रेखाएं, कमर में घास की चटाई की कौपीन, हाथ में बर्छी। और वह जयमती से कुछ कह रहा था। सागर के पीछे एक दरपस्फीत स्वर फिर बोला, चुलिकफा के विधान में हस्तक्षेप करने वाला वह ढीठ नगा कौन है?
पर सहना उस नगे व्यक्ति का स्वर सुनाई पड़ने लगा और सब चुप हो गए। जयमती, तुम्हारा साहस धन्य है। जनता तुम्हें देवी मानती है, पर और अपमान क्यों सहो? राजा का बल अपार है, कुमार का पता बता दो और मुक्ति पाओ। अब की बार रानी चीखी नहीं, शिथिल शरीर फिर एक बार कराह कर रह गई। नगा वीर फिर बोला, चुलिकफा केवल अपनी रक्षा चाहते हैं, कुमार के प्राण नहीं। एक कान दे देने में क्या है, या छिगुनी, उतना तो कभी खेल में या मल्लयुद्ध में भी जा सकता है। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुलिकफा डरपोक है, डर नृशंस होता है, पर तुम कुमार का पता बताकर अपनी मान रक्षा और पति की प्राण रक्षा कर सकती हो। सागर ने पीछे सुना है हूँ और मुड़कर देखा, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक क्रूर कुटिल मुस्कान खेल रही है। सागर ने उद्धत होकर कहा, हूँ क्या? वह व्यक्ति तनकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर सागर की ओर देखता रहा, मानो सोच रहा हो इसे क्या उत्तर दे। फिर और भी कुटिल ओठों के बीच से बोला, मैं चुलिकफा डरपोक अभी जानेगा, पर अभी तो मेरे काम की कह रहा है। नगा वीर जयमती के और निकट जाकर धीरे धीरे कुछ कहने लगा। चुलिकफा ने भौं सिकोड़ कर कहा, क्या फुसफुसा रहा है? सागर ने आगे झुककर सुन लिया। जयमती, कुमार तो अपने मित्र नगा सरदार के पास सुरक्षित है। चुलिकफा तो उसे पकड़ ही नहीं सकता। तुम पता बताकर अपनी रक्षा क्यों न करो? देखो तुम्हारी कोमल देह। आवेश में सागर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके कोमल देह में एक बिजली सी दौड़ गई और उसने तनकर सहसा नगा वीर की ओर उन्मुख होकर कहा, कायर नपुंसक, तुम नगा कैसे हुए? कुमार तो अमर है, कीड़ा चुलिकफा उन्हें कैसे छुएगा? मगर लोग क्या कहेंगे? कुमार की रानी जयमती ने देह की यंत्रणा से घबराकर उनका पता बता दिया। हट जाओ, अपना कलंकी मुंह मेरे सामने से दूर करो। जनता में तीव्र सिहरन दौड़ गई। नरसल बड़ी जोर से कांप गए। गंदले पानी में एक हलचल उठी, जिससे लहराते गोल वृत्त फैले की फैलते ही गए। हवा फुंफकार उठी, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई। मेघ और काले हो गए। यह निरी रात है कि महानिशा की यंत्रणा की रात, 7वीं रात की 9वीं रात। और जयमती क्या अब बोल भी सकती है? क्या यह उसके दृढ़ संकल्प का मौन है कि अशक्तता का? और यह वही भीड़ है, नई भीड़, वही नगावीर की दूसरा कोई भीड़ में कई नगे बिखरे हैं। चुलिकफा ने कटु स्वर में कहा, फिर आया वह नगा। नगा वीर ने पुकार कर कहा, जयमती, रानी जयमती। रानी हिली डुली नहीं। वीर फिर बोला, रानी, मैं उसी नगा सरदार का दूत हूँ जिसके यहाँ कुमार ने शरण ली है। मेरी बात सुनो। रानी का शरीर कांप गया। वह एकटक आंखों से उसे देखने लगी, कुछ बोली नहीं, बोल सकी नहीं। चुलिकफा ने वहीं से आदेश दिया, पानी दो, इसे बोलने दो। किसी ने रानी के ओठों की ओर पानी बढ़ाया। वह थोड़ी देर मिट्टी के कसोरे की ओर वितृष्ण दृष्टि से देखती रही, फिर उसने आंख भरकर नगा युवक की ओर देखा, फिर एक घूंट पी लिया। तभी चुलिकफा ने कहा, बस एक एक घूंट, अधिक नहीं। रानी ने एक बार दृष्टि चारों ओर लाख लाख जनता की ओर दौड़ाई, फिर आंखें नगा युवक पर गड़कार बोली, कुमार सुरक्षित हैं। और कुमार की यह लाख लाख प्रजा जो उनके लिए आंखें बिछाए, एक नेता के लिए जिसके पीछे चलकर आतताई का राज्य उलट दे, जो एक आदर्श मांगती है, मैं उसकी आशा तोड़ दूं, उसे हरा दूं, कुमार को हरा दूं। वह क्षण भर चुप हुई। चुलिकफा ने एक बार आंख दौड़ाकर सारी भीड़ को देख लिया। उसकी आंख कहीं टिकी नहीं, मानो उस भीड़ में उसे टिकने लायक कुछ नहीं मिला, जैसे रेंगते कीड़ों पर दीठ नहीं जमती। नगा से कहा, प्रजा तो राजा चुलिकफा की है ना? रानी ने फिर उसे स्थिर दृष्टि से देखा, फिर धीरे धीरे कहा, चुलिक, और फिर कुछ ऐसे भाव से अधूरा छोड़ दिया कि उसके उच्चारण में मुंह दूषित हो जाएगा। फिर कहा, यह प्रजा कुमार की है
पर तू तो नगा नहीं, तू तो उस गिद्ध की प्रजा है, जा उसे गंदे पंजे को चाट। रानी की आंखें चूलिकफा की ओर मुड़ी, पर उसकी दीठ ने उसे छुआ नहीं, जैसे किसी गिलगिली चीज की ओर आंखें चढ़ाने में भी घिन आती है। नगा ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ है मेरा राजा? चूलिकफा ने वहीं से पुकार कर कहा, मैं यह हूँ, अहोम राज्य का एक छत्र शासक। नगा युवक सहसा उसके पास चला आया। सागर ने देखा भीड़ का रंग बदल गया है। वैसा ही अंधकार, वैसा ही अथाह प्रसार, पर उसमें जैसे कहीं व्यवस्था। भीड़ में जगह जगह नया दर्शक बिखरे, पर बिखरेपन में भी एक माँ। नगा ने पास से कहा, मेरे राजा। एकाएक बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई। सागर खड़ा हो गया, उसने आंखें फाड़कर देखा। नगा युवक सहसा बर्छी के सहारे कई एक सीढ़ियां फांदकर चूलिकफा के पास पहुंच गया है। बर्छी सीढ़ी की रींटों की दरार में फंसी रह गई है, पर नगा चूलिकफा को धक्के से गिराकर उसकी छाती पर चढ़ गया है। उधर जनता में एक बिजली कड़क गई है। कुमार की जय किसी ने फांदकर मंच पर चढ़कर कोड़ा लिए जल्लादों को गिरा दिया है। किसी ने अपन अंगवस्त्र जयमती पर डाला है और कोई उसके बंधन की रस्सी टटोल रहा है। पर चूलिकफा और नगा। सागर मंत्रमुग्ध खड़ा था, उसकी दीठ चूलिकफा पर जमी थी। सहसा उसने देखा, नगा तो निहत्था है, पर नीचे पड़े चूलिकफा के हाथ में एक चंद्राकार दांव है, जो वह नगा के कान के पीछे साध रहा है। नगा को ध्यान नहीं है, मगर चूलिकफा की आंखों में पहचान है कि नगा और कोई नहीं, स्वयं कुमार है, और वह दांव साध रहा है। कुमार छाती पर है, पर मर जाएगा, या क्षत भी हो गया तो। चूलिकफा ही मर गया तो भी, अगर कुमार क्षत हो गया तो। सागर उछला। वह चूलिकफा का हाथ पकड़ लेगा, दांव छीन लेगा, पर वह असावधानी से उछला था। उसका कीचड़सना बूट सीढ़ी पर फिसल गया और वह लुढ़कता पुढ़कता नीचे जा गिरा। अब चूलिकफा का हाथ सध गया है, दांव पर उसकी पकड़ कड़ी हो गई है। अब लेफ्टिनेंट सागर ने वहीं पड़े पड़े कमर से रिवाल्वर खींचा और शिस्त लेकर दाग दिया। धाय! धुआं हो गया। हटेगा तो दिखेगा, पर धुआं हटता क्यों नहीं? आग लग गई, रंगमहल जल रहा है, लपटें इधर उधर दौड़ रही हैं। क्या चूलिकफा जल गया? और कुमार, क्या यह कुमार की जयध्वनि है कि जयमती की यह अद्भुत रोमांचकारी गूंज, जिसमें मानो वह डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है? नहीं, उसे संभलना होगा। लेफ्टिनेंट सागर सहसा जागकर उठ बैठा। एक बार हक्का-बक्का होकर चारों ओर देखा, फिर उसकी बिखरी चेतना केंद्रित हो गई। दूर से दो ट्रकों की दो जोड़ी बत्तियां पूरे प्रकाश से जगमगा रही थीं और एक से सर्चलाइट इधर उधर भटकती हुई रंगमहल की सीढ़ियों को क्षण क्षण ऐसे चमका देती थी, मानो बादलों से पृथ्वी तक किसी वज्र देवता के उतरने का मार्ग खुल जाता है। दोनों ट्रकों के हॉर्न पर पूरे जोर से बजाए जा रहे थे। बौछार से भीगा हुआ बदन झाड़कर लेफ्टिनेंट सागर उठ खड़ा हुआ। क्या वह रंगमहल की सीढ़ियों पर सो गया था? एक बार आंखें दौड़ाकर उसने मेहराब को देखा। चांद निकल आया था, मेहराब की रींटें दिख रही थीं। फिर धीरे धीरे उतरने लगा। नीचे से आवाज आई, साहब दूसरा गाड़ी आ गया, तो करके ले जाएगा। सागर ने मुंह उठाकर सामने देखा और देखता रह गया। दूर चौरस ताल चमक रहा था, जिसके किनारे पर मंदिर भागते बादलों के बीच में कांपता हुआ, मानो शुभ्र चांदनी से ढका हुआ हिंडोला। क्या एक रानी के अभिमान का प्रतीक, जिसने राजा को बचाया, या एक नारी के साहस का, जिसने पुरुष का पथ प्रदर्शन किया, या कि मानव मात्र को अदम्य स्वातंत्र्य प्रेरणा का अभीत अजयदोल। आप सुन रहे थे अज्ञेय जी की लिखी रहस्यमयी कहानी जयदोल। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।